हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट को हमने ऑलरेडी पूरा लेक्चर सीरीज में पढ़ा है, इसको बहुत अच्छे से समझा है। पूरी लेक्चर इसकी जो है मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है पूरी सीरीज। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लेक्चर सीरीज जरूर देखनी है ताकि आपको अपने बेयर एक्ट पर बहुत ही अच्छी कमांड आ जाए। ठीक है, देखिए हर लॉ स्टूडेंट को एक तरीका मैं बताती हूँ पढ़ने का। बेयर एक्ट को हमेशा अपने साथ रखना है। ठीक है, इस बेयर एक्ट को जो आप इसको बहुत डिफिकल्ट समझते थे, इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। फिर हमने स्टार्ट किए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट से रिलेटेड, वो भी सेक्शन वाइज। हम ऑलमोस्ट 200 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 98 से। अब क्वेश्चन नंबर 98 है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अभी तक 97 क्वेश्चन सॉल्व किए, हम ऑलरेडी सेट्स लगा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 98 से। अपने वेपन्स अपने साथ रखना। ठीक है, क्या है वेपन हमारा बेयर एक्ट। ठीक है, बेयर एक्ट को हमें हमेशा अपने साथ रखना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 98 किस बारे में बात कर रहे हैं? अंडर सेक्शन 88। ठीक है, तो सेक्शन 88 की बात हो रही है, तो अपने साथ मैं इस बेयर एक्ट को ओपन करके रखूंगी ताकि कोई गलती ना हो जाए। अब देखिए, अंडर सेक्शन 88 विच प्रॉपर्टी इज declared to belong to the state unless ownership of another person is established। सिंपल सी बात कर रहा है। धारा 88 के अनुसार निम्न में से कौन सी संपत्ति अन्य व्यक्ति का स्वामित्व सिद्ध ना होने पर राज्य संपत्ति की मानी जाएगी? बेसिकली लैंड किसकी है? तो बताइए, जैसे पब्लिक रोड्स हैं ओनली, इसका आंसर आपने ऑलरेडी देख लिया, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो पब्लिक रोड्स ओनली, रिवर्स ओनली, नदियां केवल, लैंड नॉट ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और लीगली कैपेबल बॉडीज ओनली। ओके, केवल ऐसी भूमि जो व्यक्तियों या विधिक न्यायिकों की संपत्ति नहीं है। जी, पब्लिक रोड्स, रिवर्स, वाटर बॉडीज एंड लैंड्स नॉट ओन्ड बाय अदर्स। सार्वजनिक सड़कें, नदियां, जल स्रोत तथा ऐसी भूमि जो अन्य की संपत्ति नहीं है। तो आपको पता है जो हमारा सेक्शन 88 है, ठीक है, वो किस बारे में बात करता है? समस्त सड़कें आदि तथा समस्त भूमियां जो दूसरे की संपत्ति नहीं है वो राज्य की होगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? इसका आंसर है डी। इसमें पब्लिक रोड्स भी कहा गया है, रिवर्स भी कहा। अगर ये पब्लिक रोड, रिवर्स, वाटर बॉडीज, लैंड्स अगर किसी की नहीं है तो फिर किसकी है? तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट की है। और पब्लिक रोड्स, ठीक है, किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। अब सेक्शन 88 में ये वर्ड आप क्या कर लो, आप इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, भूलना नहीं है। All public roads, lanes, paths, bridges, ditches, all fences on or beside the same, all rivers, streams, nalas, lakes and tanks, all canals and watercourses, all standing and flowing water, all lands wherever situated, which are not the property of individuals or of bodies of person legally capable of holding property, are except insofar as a right of such persons or bodies may be established in or over the same, and except as the may be otherwise provided in any law for the time being in force, and here I declare to be with all rights in or over the same or appertaining thereto the property of the state। ये सारी प्रॉपर्टी है स्टेट की। and it shall be lawful for the collector। सेक्शन 88 में जरूरी थोड़ा है कि ये क्वेश्चन बन के आ जाए कि सेक्शन 88 में वो जो लैंड है वो किसकी मानी जाएगी। ये तो सबको पता है स्टेट गवर्नमेंट की मानी जाएगी, लेकिन पावर किसके पास दी है? कलेक्टर लिख के स्टेट गवर्नमेंट लिख देंगे और सब स्टेट गवर्नमेंट को मार्क करके आएंगे। लेकिन जो जुडिशरी प्रेप हब चैनल से अपनी तैयारी कर रही है वो इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका हमने एग्जाम्पल जो एक्सप्लेनेशन क्या है, धारा 88 के अनुसार जो सार्वजनिक सड़कें, मार्ग, नदियां, झील, तालाब, नहरें, जलधाराएं तथा ऐसी भूमि जो व्यक्तियों या विधिक निकाय की संपत्ति नहीं है राज्य की संपत्ति मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अच्छे से समझ लेना स्टूडेंट्स, समझ लेना ये वाला क्वेश्चन। हु मे डिस्पोज ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर सेक्शन 88। हर एक चीज को समझते हुए जाना है। सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन,
धारा 88 के अंतर्गत जो राज्य की संपत्ति का निस्तारण निर्धारित शर्तों के अधीन कौन कर सकता है तो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिस्पोज कौन कर सकता है? तो तहसीलदार कर सकते हैं या फिर कलेक्टर साहब कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर। आयुक्त के आदेशों के अधीन रहकर कलेक्टर साहब कर सकते हैं, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर सकता है, राजस्व मंडल या फिर सिविल कोर्ट कर सकता है, सिविल न्यायालय। तो ये आंसर आपको पता है, इसका आंसर है बी। ठीक है, यस, कलेक्टर सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, कलेक्टर और किसके ऑर्डर के अधीन रहते हुए? कमिश्नर के। अपने बेयर एक्ट में ना ये वर्ड याद करके स्टार मार्क कर लेना, इस तरीके से जैसे मैंने स्टार मार्क किया है। मैं जब आपको पढ़ाती हूँ तो साथ के साथ मैं खुद भी इसी तरीके से अंडरलाइन करते हुए जाती हूँ, स्टार मार्क लगाती हूँ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक और बात बताती हूँ। देखिए, जितने भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अपने कीवर्ड्स भी प्रिपेयर करते हुए जाने हैं। साथ के साथ अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ऑलरेडी मेरे चैनल से पढ़ चुके हो, तो आपके कीवर्ड्स तो ऑलरेडी से तैयार होंगे ही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका एक्सप्लेनेशन तो आपको पता ही है। सेक्शन 88 ऑथराइज द कलेक्टर सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द कमिश्नर टू डिस्पोज ऑफ सच प्रॉपर्टी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, धारा 88 के अनुसार आयुक्त के आदेशों के अधीन रहकर कलेक्टर ऐसी राज्य संपत्ति का निर्धारित तरीके से क्या कर सकते हैं? निस्तारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a dispute arises regarding state ownership of property under section 88, who may decide the claim after formal inquiry? धारा 88 के अंतर्गत संपत्ति पर राज्य के अधिकार को लेकर विवाद होने पर औपचारिक जांच के बाद दावा कौन तय करेगा? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व मंडल, सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय, डी कलेक्टर या सी कलेक्टर या फिर डी तहसीलदार? बताइए, धारा 88 के अंतर्गत संपत्ति पर राज्य के अधिकार को लेकर विवाद होने पर औपचारिक जांच के बाद दावा कौन तय करेगा? डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? डिस्प्यूट अराइज हो रहा है स्टेट की रिगार्डिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कह रहा है, जो स्टेट है वो ये कह रहा है इस प्रॉपर्टी पे मेरी ओनरशिप है, ठीक है, और दूसरी जो पार्टी कह रही है नहीं, ये स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है, डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। तो अब एक फॉर्मल इंक्वायरी होने के बाद इस क्लेम को कौन डिसाइड करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार ने तो बोल दिया सेक्शन 88 में जो किसी की लैंड नहीं है वो मेरी लैंड है, लेकिन हो सकता है वो पर्सन जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोली मेरी लैंड है, हो सकता है वो किसी और पर्सन की हो, डिस्प्यूट अराइज हो गया ना। अब कौन निपटारा करेगा? तो इसका आंसर है सी, कलेक्टर साहब। ठीक है, ये बात ना इसके सबसेक्शन 2 में लिखी है, सेक्शन 88 के सबसेक्शन 2 में, वेयर एनी प्रॉपर्टी और एनी राइट इन और ओवर एनी प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट और बाय एनी पर्सन एज अगेंस्ट द स्टेट, इट शैल बी लॉफुल फॉर द कलेक्टर आफ्टर फॉर्मल इंक्वायरी। देखो, ये शब्दों का खेल है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कलेक्टर साहब इसको डिस्प्यूट को डिसाइड करेंगे, नहीं, ये भी पूछ लेंगे कब? आफ्टर फॉर्मल इंक्वायरी। कोई और वर्ड लिख देंगे, तो 3 वर्ड इसमें आप अंडरलाइन करना, कलेक्टर, आफ्टर फॉर्मल इंक्वायरी, ठीक है, ऑफ विच ड्यू नोटिस हैज बीन गिवन टू पास एन ऑर्डर डिसाइडिंग द क्लेम। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं, कलेक्टर साहब ऑर्डर पास कर रहे हैं और क्लेम को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके सामने आपको ऐसे 1 वर्ड लिख लेना है। नेक्स्ट, तो ये बात आपको याद रहेगी, सेक्शन 88 के 2 के अनुसार कलेक्टर विधिवत जांच और नोटिस के बाद 2 चीजें, ठीक है, आफ्टर फॉर्मल इंक्वायरी ऑफ विच ड्यू नोटिस हैज बीन गिवन, उसका नोटिस भी दिया गया है, ठीक है, तो क्या करेंगे? पक्ष या विपक्ष में किए गए दावों का निर्णय कर सकते हैं। कलेक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पावर रख रहे हैं। नेक्स्ट, विद इन व्हाट पीरियड मस्ट अ सिविल सूट जनरली बी फाइल्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 88? धारा 88 के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध सामान्यतः सिविल वाद कितने समय के भीतर दायर किया जाएगा? देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि
कलेक्टर साहब ने डिसाइड किया है कि इसमें मतलब कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, ऑर्डर पास कर रहे हैं और क्लेम को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्लेम को डिसाइड कर रहे हैं वेयर एनी प्रॉपर्टी और एनी राइट इन और ओवर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई राइट, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई राइट की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन ये सेक्शन, अब ये क्वेश्चन बन रहा है, अभी जो आदेश पारित हुआ है, अब आप इसके खिलाफ क्या सिविल सूट फाइल करना चाह रहे हैं। कलेक्टर ने ऑर्डर दिया, आपको सही नहीं लग रहा, आप कह रहे नहीं, अब आप सिविल सूट फाइल करना चाह रहे हैं। कितने दिन के अंदर आपको सिविल सूट फाइल कर देना है ऑर्डर के आते ही? 30 दिन, 60 दिन, 6 महीने या फिर 1 साल? तो देखिए इसका आंसर है 1 साल। और इसमें ये बात लिखी गई है, एनी सूट इंस्टीट्यूटेड इन सिविल कोर्ट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड अंडर subsection 1 of subsection 2, or if one or more appeals have been made against such order within the period of limitation than from the date of any order passed by the final appellate authority shall be dismissed। अगर 1 साल के बाद करोगे तो डिसमिस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपको विद इन 1 year क्या कर सकते हैं, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट? जो ये ऑर्डर आया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट। याद रखना, तो सेक्शन 88 का क्लॉज 3 के अनुसार संबंधित आदेशों की तिथि से 1 वर्ष के बाद दायर बाद निरस्त किया जा सकता है। फिर क्या करेंगे, वो डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 साल की बात कर रहे हो तो। ओके, अंडर सेक्शन 89 देखो, हमने 88 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सब कर लिए हैं। ठीक है, हमने 88 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने सब कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं, आ रहा है हमारा सेक्शन 89। सेक्शन 89 किस बारे में बात करता है? अंडर सेक्शन 89 राइट ओवर मिनरल्स, माइंस एंड क्वेरीज वेस्ट इन होम, खनिजों, खानों, पत्थरों की खानों और मत्स्य क्षेत्रों पर अधिकार किसका है? कलेक्टर साहब का है, राज्य सरकार का है, स्टेट गवर्नमेंट, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, राजस्व अपीलीय प्राधिकरण का है, या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व मंडल का है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेट गवर्नमेंट, बी। ठीक है, जिस तरीके से हमने पढ़ा सेक्शन 88 पे जितने भी रोड्स हैं, लैंड्स हैं, ठीक है, ये सब किसकी हैं? स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं, अगर किसी और की नहीं है। उसी तरीके से सेक्शन 89 ने ये बोला जितने भी मिनरल्स होते हैं, माइंस होते हैं, वो किसके होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, तो इसमें आपको एक क्या वर्ड याद रखना है? स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 89 प्रोवाइड्स दैट ऑल राइट्स रिलेटिंग टू मिनरल्स, माइंस एंड क्वेरीज वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट। धारा 89 के अनुसार खनिजों यानी खनिजों, खानों और खदानों से संबंधित सभी अधिकार राज्य सरकार में निहित होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू माइंस एंड क्वेरीज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? जो खान है और खदानों के अधिकार में क्या शामिल है और क्या चीजें शामिल की गई हैं इस राइट्स में? तो देखिए, अगर आप इसका सबसेक्शन 2 लिखेंगे तो ये यही बात करता है कि आप क्या इंक्लूड कर रहे हैं। एक्सेस टू लैंड फॉर माइनिंग पर्पस, खनन हेतु भूमि तक पहुंचना। बी, ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड रिक्वायर्ड फॉर माइनिंग ऑपरेशन, खनन कार्य हेतु आवश्यक भूमि का उपयोग। सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड वर्कमैन ड्वेलिंग्स, सड़क एवं श्रमिक आवास का निर्माण। और डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है जी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो सेक्शन 89 का सबसेक्शन 2 है उसमें भूमि तक पहुंचना, ठीक है, आवश्यक भूमि का उपयोग तथा खनन से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है, जो भी एक्टिविटीज होती है एंसिलरी, ठीक है, माइनिंग ऑपरेशन से, वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है इस राइट में। अगर आप देखेंगे, राइट टू एक्सेस टू लैंड फॉर द पर्पस ऑफ माइनिंग एंड क्वेरिंग एंड द राइट टू ऑक्यूपाई, ठीक है, तो देखो, राइट of access to land, right to occupy such other land as may be necessary for purpose subsidiary thereto, including the erection of offices, workmen dwelling, machinery, ठीक है, staking of minerals and deposit of refuse, the construction of roads, railways और tram lines, ये सब क्या है इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर delegating mining power to an assignee, what is mandatory?
अगर खनन संबंधी शक्तियां किसी असाइनी को सौंपने से पहले क्या अनिवार्य है, क्योंकि देखो अभी हमने क्या पढ़ा, ये माइनिंग वगैरह सबका राइट किसको दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट। अभी स्टेट गवर्नमेंट इसको आगे असाइन कर रही है, तो ये असाइन करने से पहले, इस पावर को डेलीगेट करने से पहले जो है क्या जरूरी है, अप्रूवल ऑफ द सिविल कोड, सिविल न्यायालय की स्वीकृति, गैजेट नोटिफिकेशन ओनली, केवल राजपत्र अधिसूचना, नोटिस टू अफेक्टेड पर्संस एंड कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्शंस, प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस एवं उनकी आपत्तियों पर विचार, दी अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व मंडल की स्वीकृति। तो बताइए क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है सी, नोटिस टू अफेक्टेड पर्सन एंड कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्शन। और ये बात कहां लिखी गई है, देखिए अगर आप सेक्शन 89 का क्लॉज 3 देखेंगे, उसके प्रोविजो में ये बात की गई है, no such delegation shall be made until notice has been duly served on all the person having rights in the land affected and their objection have been heard and considered। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार्ट मार्क कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जब आप किसी खनन संबंधी शक्तियां किसी असाइनी को सौंप रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये काम कर लेना, अफेक्टेड पर्सन को नोटिस दे लेना, उनके ऑब्जेक्शन को सुन लेना, ठीक है। ये प्रोविजो की बात की गई, क्योंकि अगर आप इसका सबसेक्शन 3 देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट हैज असाइन, इफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज असाइन टू एनी पर्सन इट्स राइट ओवर एनी मिनरल्स, माइंस और क्वेरीज एंड फॉर द प्रॉपर एंजॉयमेंट ऑफ सच राइट इट इज नेसेसरी दैट ऑल और एनी ऑफ द पावर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 and 2 should be exercised by such person and the collector may by an order in writing subject to such condition and reservation he may prescribe delegate such power, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये रहा, देखिए परंतु के अनुसार शक्तियों के प्रत्यायोजन से पूर्व प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस देकर उनकी आपत्तियों पर विचार करना आवश्यक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ माइनिंग ऑपरेशन इन्फ्रिंज द राइट्स ऑफ अ पर्सन ओवर लैंड व्हाट मस्ट बी पेड। अब क्या हो रहा है, खनन कार्य कर रहे हैं जब, तो उससे जो व्यक्ति है उसकी भूमि संबंधी अधिकार है प्रभावित हो रहे हैं, तो फिर उसको क्या दिया जाएगा, पेनल्टी, कॉम्पेंसेशन, रॉयल्टी या फिर फाइन। तो बताइए क्या दिया जाएगा, इसका आंसर है बी, कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। ये कहां बात लिखी गई है, अगर आप सेक्शन 89 का 4 देखेंगे तो वहां पर कंपनसेशन की बात की गई है, ठीक है। ये क्या कहते हैं सेक्शन 89 का क्लॉज 4, इसके अनुसार भूमि पर अधिकार प्रभावित होने पर संबंधित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। इट रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन वेयर राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड ड्यू टू ऑक्यूपेशन और डिस्टर्बेंस ऑफ लैंड, ठीक है, इसको आप मार्क कर लेना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इफ एन असाइनी फेल्स टू पे कंपनसेशन द कलेक्टर में रिकवर इट एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो हमने बात की थी कि कंपनसेशन मिलेगा, अगर असाइनी जो है वो कंपनसेशन देने में फेल कर जाता है तो कलेक्टर उसको रिकवर कैसे करेगा। तो देखिए, यदि असाइनी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करता है तो कलेक्टर उसे किस रूप में वसूल करता है, कोर्ट फी, फाइन, अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू या फिर स्टैंप ड्यूटी। तो देखिए इसका आंसर है सी, अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। ये बात कहां लिखी गई है, सेक्शन 89 का अगर आप क्लॉज 6 देखेंगे तो उसमें ये बात की गई है, ठीक है, अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू को, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। और कौन रिकवर कर रहा है, कौन रिकवर कर रहे हैं, कलेक्टर साहब रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, इस कंपनसेशन को जो असाइनी ने नहीं दिया, ठीक है। तो 89 क्लॉज 6 के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि भूमि राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूल की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बात कहां की गई है, सेक्शन 88 के क्लॉज 6 में, सेक्शन 88 के सबसेक्शन 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ पेनल्टी फॉर अनलॉफुल एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स अंडर सेक्शन 89 का सबसेक्शन 7। देखिए इस धारा के अनुसार अवैध खनिज उत्खनन पर अधिकतम किस दर से दंड लगाया जा सकता है, इसमें पेनल्टी की बात हो रही है, सेक्शन इसमें सबसेक्शन 7 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पेनल्टी की बात की गई है, ठीक है। अगर आप इसका इंडेक्स देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे पेनल्टी की भी बात की गई होगी, क्यों, क्योंकि ये तो सेक्शन, अगर इसका चैप्टर तो सिंपल सी बात कर रहा है लैंड से रिलेटेड, लेकिन सेक्शन 88
सेक्शन 89 में, ठीक है, हमने पेनल्टी भी पढ़ा है उसके सबसेक्शन 7 में। क्या बात कर रहा है, अगर अवैध खनिज उत्खनन कर रहे हो, ठीक है, अनलॉफुल एक्सट्रैक्शन कर रहे हो मिनरल्स का, तो कितना है फाइन, 25 रुपए पर टन, 40 रुपए पर टन, 50 रुपए पर टन या फिर 100 रुपए पर टन। तो देखिए इसका आंसर है 50 रुपीज पर टन, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे पेनल्टी 50 रुपीज, 50 रुपीज पर टन, ये याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो धारा 89 के अनुसार अवैध रूप से निकाले गए खनिजों पर 50 रुपए प्रति टन या उसके अंश तक का दंड लगाया जा सकता है, ठीक है। कितना, पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज पर टन और फ्रैक्शन देयर ऑफ, या तो उतना या फिर उसका फ्रैक्शन, दोनों याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 91 का क्लॉज 1। अब आप कहेंगे कि मैम 89 तक ही कवर किया था, सेक्शन 90 कहाँ है, तो भाई पूरा एक एक सेक्शन तो हम कवर नहीं कर पाएंगे ना, इंपॉर्टेंट जो भी सेक्शंस है ऑल, मतलब बीच में एक आधी होगा जो सेक्शन नहीं भी इंक्लूड होगा, बाकी सब है। सेक्शन 91, इफ अ क्रॉप standing on an unauthorized land is not removed within the time fixed by तहसीलदार, it may be, देखिए धारा 91 के सबसेक्शन 1 के अनुसार यदि अनअधिकृत भूमि पर खड़ी फसल को तहसील द्वारा निर्धारित समय में नहीं हटाया जाता है तो उसका क्या हो सकता है, प्रोटेक्टेड बाय लॉ, कानून द्वारा संरक्षित किया जाएगा। फॉरफिटेड टू द स्टेट, राज्य के पक्ष में जब्त किया जा सकता है। सी, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द तहसीलदार, स्वतः तहसीलदार को हस्तांतरित हो जाएगी। डी, सोल्ड टू द ऑक्यूपायर, कब्जाधारी को बेच दी जाएगी। तो देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप सेक्शन 91 देखेंगे तो किससे रिलेटेड है, यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर, सॉरी ये 90A था, सेक्शन 91 पर आते हैं हम। Wait for a while. Yes. अरे What is this? Yes, सेक्शन 91 किससे रिलेटेड है, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। भूमि पर आपने क्या किया है, अनअधिकृत कब्जा कर लिया है। अब आपको एक चीज है मैं भी क्लियर कर देती हूँ क्योंकि वो मेरे माइंड में भी है, तो आप लोगों को तो पक्का कंफ्यूजन होगी। देखिए आपने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पढ़ा हुआ है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट बेसिकली डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है, लेकिन वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, हमने देखा था रिमूवल और डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ अनऑथराइज्ड टेम्पररी डेवलपमेंट, ठीक है। वहां पे भी क्या है, वहां पर भी स्टैंडिंग क्रॉप की बात की गई थी, वहां पर भी बात की गई थी। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, जेडीए वाली स्टैंडिंग क्रॉप की बात की और यहाँ पर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की, क्योंकि देखो यहाँ पर तो क्या बात की गई है सेक्शन 91 में कि किसी पर्सन ने अनऑथराइज तरीके से लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है, भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है, और फिर उस कब्जा करने के बाद वहां पर बात हुई है कि स्टैंडिंग क्रॉप है। और वहीं अगर मैं जेडीए की बात करूं, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट की बात करूं, सेक्शन 34 की, वहां पर बात हुई है वहां पर पर्सन ने अनऑथराइज तरीके से टेम्पररी डेवलपमेंट की है, यहाँ पे डेवलपमेंट की है, अनऑथराइज टेम्पररी डेवलपमेंट, तो उसको रिमूव करना है उस पर्सन को। और इन केस अगर उस अनऑथराइज टेम्पररी डेवलपमेंट पर उसने स्टैंडिंग क्रॉप को भी, वहां पे स्टैंडिंग क्रॉप भी है, तो वहां पर कितना समय दिया जाएगा उसको हटाने का, तो ये दोनों चीजें अलग हैं। सेक्शन 34 ऑफ जेडीए और सेक्शन 91 का क्लॉज 1 ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। बताइए इस तरीके से क्लैरिटी से पढ़ोगे, कभी गलती होगी, कभी नहीं होगी, ठीक है। वहां पे पावर किसके पास थी, जेडीए के पास, वहां पे पावर किसके पास थी, जेडीए, जेडीए ऑर्डर दे रहा था
क्या कि ये सब जो आपने टेम्पररी डेवलपमेंट किया इसको हटा दो, और स्टैंडिंग क्रॉप के टाइम पे जेडी ने समय दिया था 6 महीने में, इसको हटा दो 6 महीने के अंदर अंदर। यहाँ पर बात हो रही है जो स्टैंडिंग क्रॉप है अनऑथराइज लैंड पर, उसको रिमूव किया जा रहा है, वहां भी रिमूव किया जा रहा है। तो यहाँ पे तहसीलदार कितना टाइम फिक्स कर रहा है, यहाँ पे जो तहसीलदार ने टाइम फिक्स किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। जो तहसीलदार ने टाइम फिक्स किया, आपने रिमूव नहीं किया, अब वो क्या हो जाएगी, वो फॉरफिटेड टू द स्टेट हो जाएगी, राज्य के पक्ष में जब्त की जा सकती है। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में ये एक प्रोविजन दिया गया है कि अगर आपने लैंड को अनऑथराइज तरीके से उस पर कब्जा कर लिया, फिर आपने उस पर स्टैंडिंग जो क्रॉप है वो उस पर आपने लगा दी है, मतलब आपने उसको स्टैंडिंग क्रॉप वहां पर है, तो ये क्या, अब आप तहसीलदार आपको बोलेगा आप इसको हटा दो, टाइम दे दिया, आपने तहसीलदार की बात को नहीं मानी, तो अब क्या, अब वो स्टेट जो है उसके पक्ष में जब्त की जा सकती है, फॉरफिट हो जाएगी। लेकिन अगर वही बात अगर हम करें जेडीए में, जेडीए में जब आपको जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टाइम दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, आपको ये जो स्टैंडिंग क्रॉप है इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो ये रिमूवल ऑर्डर यहाँ पे भी है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे देखो कोई टाइम पीरियड है, यहाँ पे कोई भी एज सच टाइम पीरियड नहीं बताया, बस ये बोला है कि और देखो यहाँ पर भी वर्ड समरली एविक्टेड लिखा है सेक्शन 91 में राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के, और वहां पे भी वर्ड जेडीए में भी समरली लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे मतलब खुद को ऐसा लगता है कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए तो उसको तुरंत कवर करा दो, टाइम देखो एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन वही स्टूडेंट एग्जाम भी क्वालिफाई करते हैं जिनके माइंड में क्लैरिटी रहती है, वरना तो फिर वही है ना एक्सक्यूजेस, एग्जाम बहुत टफ था, इतना स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन फ्रेमिंग कर लिया, अरे तो आप तरीके से पढ़ो, कुछ भी आपको टफ नहीं लगेगा, सब इजी लगने लगेगा। अन्ना मैम आपको पढ़ाएंगे तो आपको सब इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो सेक्शन 91 प्रोवाइड्स दैट एनी क्रॉप, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और अ थिंग ऑन एन unauthorized land if not removed within the prescribed time it may be forfeited to the state, okay। अब देखिए, इंस्टीड ऑफ ऑर्डरिंग फॉरफीचर ऑफ अ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन अंडर सेक्शन 91, तहसीलदार में ऑर्डर, देखो ये कह रहा है कि इस धारा के अंतर्गत या भवन है या निर्माण की जब्ती के स्थान पर तहसीलदार और क्या आदेश दे सकता है, ठीक है, तहसीलदार और क्या आदेश दे सकता है। आपने इस वर्ड को फॉरफिटेड टू स्टेट को इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। हाँ तो बताइए इसके फॉरफीचर के अलावा और क्या ऑर्डर दे सकता है, लीज ऑफ द बिल्डिंग, सेल ऑफ द बिल्डिंग, भवन की बिक्री, भवन को पट्टे पर देना, डिमोलिशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, भवन को पूर्णतः या आंशिक रूप से ध्वस्त करना, या फिर ट्रांसफर टू पंचायत, पंचायत को हस्तांतरण करना। तो बताइए क्या कर सकते हैं, ये प्रोविजो में लिखा है सेक्शन 91 का क्लॉज सबसेक्शन 1 के प्रोविजो में ये बात लिखी गई है कि इसका डिमोलिशन का ऑर्डर भी दिया जा सकता है, डिमोलिशन ऑफ द होल और द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, भवन को पूर्णतः या आंशिक रूप से ध्वस्त करने का भी ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तहसीलदार की पावर देख लो, तहसीलदार क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इंस्टीड ऑफ ऑर्डरिंग द फॉरफीचर क्या दे सकते हैं, ऑर्डर द डिमोलिशन, ठीक है, ऑर्डर द डिमोलिशन। तो द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 91 का क्लॉज 1 ऑथराइज द तहसीलदार टू ऑर्डर डिमोलिशन ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तहसीलदार अनधिकृत निर्माण को पूर्णतः या आंशिक रूप से ध्वस्त करने का आदेश भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट एक्ट ऑफ ट्रेसपास अंडर सेक्शन 91 का सबसेक्शन 2 द पेनल्टी में एक्सटेंड अप टू, देखिए वो क्या बोल रहा है, अगर आपने धारा 91 के अनुसार प्रथम अतिक्रमण किया है तो प्रथम अतिक्रमण करने के लिए आपको कितना दंड मिल सकता है, 10 टाइम्स द एनुअल रेंट और असेसमेंट, वार्षिक लगान मूल्यांकन का 10 गुना, 20 टाइम्स ऑफ द एनुअल रेंट और असेसमेंट, वार्षिक लगान या मूल्यांकन का 20 गुना, सी 50 टाइम्स द एनुअल रेंट और असेसमेंट, डी 100 टाइम्स द एनुअल रेंट और असेसमेंट। तो इसका आंसर क्या है, इट में एक्सटेंड टू 50 टाइम्स, ठीक है, 50 टाइम्स द एनुअल रेंट और असेसमेंट। देखो सब स्टूडेंट याद रखेंगे 50 टाइम्स, आपको याद रखना है 50 टाइम्स ऑफ द एनुअल रेंट और असेसमेंट, क्योंकि क्वेश्चन यहां से ही इस तरीके से फ्रेम होगा। आपको पता है ना लेवल, कुछ भी पूछ लेते हैं, कैसे भी पूछ लेते हैं,
तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। फॉर द फर्स्ट एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन, ठीक है, द पेनल्टी में एक्सटेंड टू 50 टाइम्स द एनुअल रेंट और असेसमेंट। प्रथम अतिक्रमण के लिए दंड वार्षिक लगान या मूल्यांकन के 50 गुना तक ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सब्सिक्वेंट एक्ट ऑफ ट्रेसपास, अब आपने क्या किया, दूसरी बार आपने ट्रेसपास कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, दूसरी बार भी ट्रेसपास कर दिया। अब तहसीलदार में ऑर्डर सिविल इम्प्रिजनमेंट अप टू, पहली बार कर रहे थे तो खाली आपको क्या है, आपके ऊपर खाली फाइन लग रहा था, पेनल्टी लग रही थी, ट्रेसपास कर रहे थे। दूसरी बार कर रहे हो तो सिविल प्रिजन में जा रहे हो, ठीक है, और तहसीलदार ने एक ऑर्डर दे दिया आपको, अब जाइए आप जेल की हवा खा के आइए। तो कितने समय की, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की या फिर 6 महीने की? तो इसका आंसर है 3 महीने, ठीक है, 3 मंथ्स। अब देखो 3 मंथ्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत कम होता है, इसलिए आपको याद रखना है सेक्शन 91 के सबसेक्शन 2 में सेकंड टाइम ट्रेसपास करोगे तो 3 महीने की जेल की हवा खा सकते हो, और तहसीलदार के पास ये पावर है। प्रत्येक बाद के अतिक्रमण के लिए अतिक्रमणकारी को अधिकतम 3 माह तक सिविल कारावास दिया जा सकता है। वर्ड याद रखना है आपको, मे एक्सटेंड टू, मतलब मैक्सिमम कितने से मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 मंथ्स की सजा। उस तरीके से मैक्सिमम फाइन कितना बताया उसने, 50 टाइम्स एनुअल रेंट का और असेसमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेनल्टी इम्पोज अंडर सेक्शन 91 का सबसेक्शन 2 इज रिकवरेबल एज, आपने तहसीलदार ने पेनल्टी लगाई है, उसको किस प्रकार वसूल किया जाएगा, सिविल डेट की तरह, सिविल ऋण की तरह। फाइन अंडर आईपीसी, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जुर्माना, अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व की बकाया राशि, कोर्ट फी, न्यायालय शुल्क। जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता देती हूँ, आईपीसी का आपको पता है, अब वो बीएनएस हो गया है। तो इसका क्या आंसर है, आंसर इज सी, अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, क्या बात की गई है इसमें, अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज रिकवरेबल एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। और ये भी बात कहां लिखी गई है कि अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरफ रिकवर किया जाएगा, सबसेक्शन 2 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 91 का क्लॉज 3, अंडर सेक्शन 91 का सबसेक्शन 3, अ ट्रेसपासर may be released on his own bond if he intends to। अब उसको तो जेल की हवा खानी पड़ेगी ना, अब क्या, तो भाई उस अतिक्रमणकारी को अपने निजी बंध पत्र पे कब छोड़ा जा सकता है, उसको रिलीज भी किया जा सकता है, लेकिन कब, सेल द लैंड, भूमि बेचने के लिए, प्रेजेंट एंड अपील, अपील प्रस्तुत करने के लिए उसको रिलीज किया जा सकता है, सीक म्यूटेशन, नामांतरण कराने के लिए, या फिर डी अप्लाई फॉर लीज, पट्टा लेने के लिए। अब यहाँ पर वो जो ट्रेसपासर है उसको रिलीज किया जा रहा है, तो वो किस ग्राउंड पर रिलीज किया जा रहा है, इसका आंसर है बी, प्रेजेंट एंड अपील। अगर वो खुद ही जेल में है, अब उसको अपील प्रेजेंट करनी है तो उसको उसलिए तो रिलीज करना ही पड़ेगा ना। तो क्या कहा गया, अगर वो ट्रेसपासर, ठीक है, जो है उसको ऑर्डर दिया जा सकता है कि तहसीलदार उसको क्या ऑर्डर दे सकते हैं कि ठीक है इसको रिलीज कर दो, तो क्योंकि वो अपील प्रेजेंट करना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है, अपील। तो यहां पर आंसर है इसका बी, इफ द ट्रेसपासर सेटिस्फाई द तहसीलदार। लेकिन यहाँ पे ट्रेसपासर को जो है तहसीलदार को सेटिस्फाई करना होगा कि ही इंटेंड्स टू फाइल एन अपील, कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है, तो ही मे बी रिलीज्ड ऑन बॉन्ड टू इनेबल हिम टू ऑब्टेन अ स्टे ऑर्डर। तो उसे स्थगन आदेश प्राप्त करने हेतु निजी बंध पत्र पर छोड़ा जा सकता है। ऑर्डर सच ट्रेसपासर बी रिलीज्ड ऑन हिज ओन बॉन्ड फॉर सच पीरियड एज विल अफोर्ड सफिशिएंट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a trespasser neither vacates the land nor appears in response to the notice, the तहसीलदार shall, अगर अतिक्रमणकारी ना तो भूमि खाली कर रहा है, ना ही नोटिस के जवाब में उपस्थित हो रहा है, अब तहसीलदार क्या कर सकते हैं, क्लोज द प्रोसीडिंग, कार्यवाही समाप्त कर देंगे, ग्रांट ओनरशिप राइट्स, स्वामित्व अधिकार दे देंगे, ऑर्डर रिमूवल फ्रॉम द लैंड, भूमि से हटाने का आदेश देंगे, या फिर रेफर द मैटर टू द पंचायत, जो मामला है पंचायत को भेज देंगे, ठीक है। अब जो, क्योंकि देखो ट्रेसपासर है
ठीक है, अब ट्रेसपासर को बोला गया है कि यहाँ से तुम हटो, ये लैंड जो है, जो आपने अनऑथराइज तरीके से इस लैंड को ऑक्यूपाई किया है, यहाँ से हटो, लैंड को खाली करो। ठीक है, अब वो ना तो क्या कर रहा है, लैंड को खाली कर रहा है, ना ही उस नोटिस के जो रिस्पॉन्स में अपीयर हो रहा है। अब आगे तहसीलदार क्या कर रहे हैं, तो तहसीलदार साहब कर रहे हैं रिमूवल फ्रॉम द लैंड। अब तहसीलदार ने ऑर्डर पास कर दिया, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, भूमि से हटाने का आदेश दे देंगे तहसीलदार साहब। ठीक है, धारा 91 के सबसेक्शन 4 के अनुसार तहसीलदार अतिक्रमणकारी को हटाने तथा भूमि का कब्जा लेने का आदेश दे देंगे, रिमूवल ऑफ द ट्रेसपासर एंड ऑल्सो टेक पोजेशन ऑफ द लैंड। ठीक है, दोनों चीजें हो रही हैं यहाँ पर। किस क्लॉज में हो रही है, सेक्शन 91 के क्लॉज 4 में हो रही है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें आपको ये वाली चीजें याद रखनी है कि क्या क्या ऑर्डर दिया है। ओके, रिमूवल का ऑर्डर दिया है, ठीक है, और साथ के साथ टेक अप पोजेशन, ये दोनों चीजें। ठीक है, मार्क कर लेना द वे आई मार्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द तहसीलदार फेसेस रेजिस्टेंस व्हाइल टेकिंग पोजेशन ऑफ लैंड अंडर सेक्शन 91 का सबसेक्शन 4, ही शैल अप्लाई टू। धारा 91 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत कब्जा लेते समय प्रतिरोध होने पर तहसीलदार किसके पास आवेदन करेंगे। ठीक है, कलेक्टर साहब के पास, कमिश्नर के पास, मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व मंडल के पास। तो देखिए, अनऑथराइज तरीके से पर्सन ने क्या किया, लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। तहसीलदार ने ऑर्डर दिया किसको, रिमूव करो, इसको यहाँ इस जगह से हटाओ और इस जगह का पोजेशन लो। जब उस जगह का पोजेशन लेने जाते हैं, ठीक है, तो वो पर्सन क्या है, रेसिस्ट करता है। ठीक है, वो रेसिस्ट कर रहा है, वो उसको पोजेशन लेने नहीं दे रहे हैं, तहसीलदार को पोजेशन लेने ही नहीं दे रहा है वो पर्सन। अब इस सिचुएशन में तहसीलदार साहब क्या करेंगे, तहसीलदार साहब अप्लाई करेंगे मजिस्ट्रेट के पास, जिसके पास जिनके पास ये जुरिसडिक्शन है। ठीक है, जिस जुरिसडिक्शन में, ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब उस जुरिसडिक्शन में रहने वाले मजिस्ट्रेट के पास वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, वेयर रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड, प्रतिरोध होने पर तहसीलदार संबंधित अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट से सहायता मांगेंगे, जो भूमि का समर्पण सुनिश्चित करेंगे। अभी मजिस्ट्रेट है ना, ये मजिस्ट्रेट ये क्या करेंगे, ये एनफोर्स कराएंगे सरेंडर ऑफ लैंड। ठीक है, मजिस्ट्रेट क्या कराएंगे, सरेंडर ऑफ लैंड। ये बात कहाँ लिखी गई है, सेक्शन 91 के सबसेक्शन 4 में। ठीक है, मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन सरेंडर। ठीक है, मजिस्ट्रेट शैल एनफोर्स द सरेंडर ऑफ द लैंड टू द तहसीलदार। ठीक है, इस सरेंडर वर्ड को याद रखना, मजिस्ट्रेट सरेंडर करा रहे हैं। ठीक है, तहसीलदार को, क्योंकि तहसीलदार की बात ही नहीं सुन रहा है वो पर्सन, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 91 का सबसेक्शन 5, तहसीलदार may sell certain land to the trespasser with whose approval। ठीक है, धारा 91 के सबसेक्शन 5 के अनुसार तहसीलदार कुछ श्रेणी की भूमि अतिक्रमणकारी को किसकी स्वीकृति से बेच सकते हैं। अब तहसीलदार क्या कर रहे हैं, उस कुछ लैंड, एक सर्टेन लैंड है, उसको ट्रेसपासर को क्या कर रहे हैं, बेच ही रहे हैं। तो किसका अप्रूवल चाहिए होगा, कलेक्टर साहब का। तहसीलदार कलेक्टर साहब का अप्रूवल लेंगे, कमिश्नर का, सब डिविजनल ऑफिसर का, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। बात ऐसी है कि पर्सन ने अनऑथराइज तरीके से लैंड को क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया। अब ऑक्यूपाई कर लिया तो तहसीलदार सोच रहे हैं इसको ही, इसी ट्रेसपासर को ये लैंड बेच देते हैं। तो क्या तहसीलदार के सिर्फ सोचने से ऐसा हो जाएगा, नहीं। अप्रूवल किसका लेना होगा, अप्रूवल तो आपको पता है, आप लेकर आएंगे सब डिविजनल ऑफिसर का। अब यही से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, सबके माइंड में एक बात आएगी कि जो प्रॉपर्टी होती है वो तो स्टेट की होती है ना, तो स्टेट से परमिशन लेकर आएंगे। नहीं, सबसेक्शन 5 ने एक बात क्लियर कर दी, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फॉरगोइंग सबसेक्शन, पूर्वगामी उपधारा में जो कुछ भी होते हुए भी तहसीलदार उस स्थिति में क्या करेंगे, तहसीलदार में इन केस एनी सच लैंड बिलोंग टू द कैटेगरी स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 ऑफ द प्रोविजो टू सेक्शन 97। ठीक है, सेक्शन 97, ये कौन सी लैंड है, ये लैंड है सेक्शन 97 के क्लॉज 2 के प्रोविजो वाली। तो वो क्या करेंगे,
एसडीओ से अप्रूवल लेंगे, ठीक है, तहसीलदार अप्रूवल लेंगे एसडीओ से और उसको सेल कर देंगे। अब ये आपको देखिए सेक्शन 97, ठीक है, सेक्शन 97 बेसिकली बात करता है ऑक्शन ऑफ आबादी लैंड। किसकी बात कर रहा है? ऑक्शन ऑफ आबादी लैंड। इसमें क्या बोला गया? सेक्शन 97 का, ठीक है, क्लॉज सेकंड का प्रोविजो, ठीक है, स्मॉल strips of land adjoining existing building shall with the previous sanction of the sub-divisional officer be given at the rate fixed under subsection 96। याद रखना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं है आपको इसको, और वहां जाके लिख भी देना लिंक विद सेक्शन 91 का क्लॉज 5। ओके, तो एसडीओ के पास पावर है, तहसीलदार में सेल सच लैंड टू द ट्रेसपासर विद द अप्रूवल ऑफ द एसडीओ अपॉन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड प्रीमियम एंड ड्यूज। तहसीलदार उपखंड अधिकारी की स्वीकृति से निर्धारित प्रीमियम एवं देय राशि प्राप्त कर ऐसी भूमि अतिक्रमणकारी को बेच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 91 का सबसेक्शन 6 क्लॉज ए, ये जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपाई किया है लैंड को, वो पनिशेबल है विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू, बताइए सबसेक्शन 6 में अब बात कर दी, पेनल्टी की बात आ गई, अनअधिकृत कब्जा करने पर अधिकतम कितने वर्ष तक का साधारण कारावास हो सकता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल? तो इसका आंसर है 3 साल। अगर आप देखेंगे सबसेक्शन 6 को तो वहां पर आप देखेंगे क्या लिखा है, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, पनिशेबल अनऑथराइज्ड पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू तो 3 इयर्स है, लेकिन इसमें बात की गई है, मैं आपको बता ही देती हूँ, notwithstanding anything contained in subsection 2, whoever occupy any land without lawful authority or having occupied such land before coming into force of Rajasthan Land Revenue Amendment Act 1992 fails to remove such occupation, अगर वो ऑक्यूपाई का जो उसने ऑक्यूपाई किया था, ठीक है, रिमूवल ऑर्डर आया था, रिमूव नहीं कर रहा है, विद इन 15 days फ्रॉम सच डेट ऑफ नोटिस, जिस दिन से नोटिस आया था कि रिमूव कर दो, ठीक है, और 15 दिन हो गए रिमूव नहीं करता है, ठीक है, कॉलिंग अपॉन तहसीलदार ऑन कन्विक्शन बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 1 month, ठीक है, which shall not be less than 1 month, which may extend to 3 years, and fine which may extend to 20,000 rupees, ठीक है। तो पनिशमेंट में एक्सटेंड टू 3 साल तक हो सकती है, फाइन भी 25,000 रुपए तक का हो सकता है, मिनिमम भी तो पनिशमेंट याद रखो कितनी, 1 महीने तक की। तो देखिए आज इतना ही रखते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू नंबर 118 से स्टार्ट कराऊंगी। अब भी आपको अगर ये जो अप्रोच है हमारे एमसीक्यू सॉल्व करने की विद डायरेक्ट, देखिए पता मेरे को एक्चुअली क्या है ना, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है अगर मैं बस डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करा के चली जाऊं। मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है, उन स्टूडेंट के साथ जो एक्चुअली एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। देखिए 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जो खुद को सेटिस्फाई करते हैं, आज मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन वो 50 क्वेश्चन पे कैसी कमांड है नहीं पता। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आज मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन उस 20 क्वेश्चन पे मेरी 100% कमांड आ चुकी है। तो मैं फोकस करती हूँ उन स्टूडेंट पर जो 20 क्वेश्चंस तो सॉल्व करना चाहते हैं विद व्हाट, पूरी कमांड के साथ, ठीक है, with 100% command on that particular section. So that's all for today. If you are liking the way I am teaching, okay, so do comment on my video and do subscribe my channel and also share all these videos to your friends. Bye bye, take care.